तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट की ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ वंश। मेवाड़ जिसका प्राचीन नाम था मेदपाट, मेदपाट था। और इसका राज्य पक्षी था गरुड़। और राज वृक्ष था इसका बट। और राज चिन्ह था इसका भाला लिए हुए धनुर्धारी भील। भाला लिए हुए धनुर्धारी भील था इसका। मेवाड़ जिसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसकी प्रारंभिक राजधानी सिवी जनपद थी। और सिवी जनपद की भी राजधानी थी मध्यमिका थी। मध्यमिका चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था। मेवाड़ के इतिहास में प्रारंभ में राजा हुए थे गोहिल, और गोहिल बाद में कहलाते हैं सिसोदिया। गोहिल राजाओं को इतिहास में राहप कहते हैं। राहप कहते हैं गोहिल राजाओं को इतिहास में। और गोहिल वंश की जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। रसिक प्रिया से, राज प्रशस्ति से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ में है। वैसे कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कवि अत्रि। उसे पूरा किया उसके पुत्र महेश ने। रसिक प्रिया के रचनाकार महाराणा कुंभा थे। और राज प्रशस्ति है वो राजसमंद में है, जिसको लिखने वाला था रणछोड़ भट्ट संस्कृत भाषा में। 25 शिलालेखों पर लिखी गई थी। गोहिल वंश के संस्थापक गोहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य थे। जिन्होंने 566 ईस्वी को गोहिल वंश की नींव रखी। इनके पिता का नाम शिलादित्य था। माता का नाम पुष्पावती था।
566 में नींव रखी। पिता का नाम सलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था। एक छोटे से क्षेत्र में गोयल वंश की स्थापना कर दी गुहादित्य ने। उसके बाद इस वंश में हुए थे बप्पा रावल। कौन हुए थे? बप्पा रावल, जिनके पिता का नाम था महेंद्रा दित्य सेकंड। इतिहास कहता है कि बप्पा रावल हार्त ऋषि के आश्रम में पलकर बड़े हुए थे। हार्त ऋषि एक बड़ ब्राह्मण था। इसे इतिहास में काल भोज भी कहते हैं, द्विज गोहिल भी कहते हैं। जब बप्पा रावल अपनी मां के गर्भ में था तो समय इसके पिता की मृत्यु हो गई। भीलों ने हत्या कर दी थी। प्रारंभ में भील दुश्मन थे गोयल वंश के। महाराणा कुंभा तक को महाराणा कुंभा पर भी आक्रमण किया भीलों ने, भौमट के किले पर आक्रमण किया था। इधर बप्पा रावल की मां इस छोटे से पुत्र को हार्त ऋषि के आश्रम में छोड़ गई। एक बहुत बड़े तांत्रिक थे हार्त ऋषि, बहुत बड़े विद्वान थे। इतिहास कहता है पलकर बड़े हुए। एक दिन बप्पा रावल गायों को चराने के लिए गया सोम माही जाखम नदी के संगम पर, और वहां पर एक घटना घटित होती है। गाय के स्तनों से स्वतः दूध निकलता है। बप्पा रावल ने हार्त ऋषि से पूरी कहानी को कहा कि गुरुदेव ये घटना है। हार्त ऋषि ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो उसमें खंडित एक लिंगेश्वर महादेव की मूर्ति निकली, जहां पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है। सोम माही जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर धाम। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अपने बुजुर्गों की अस्थि अर्पित कहां करते हैं? बेणेश्वर धाम में करते हैं। इधर बड़ा हुआ बप्पा रावल एक दिन हार्त ऋषि के अंतिम, यानी कहते हैं कि मृत्यु सबके आती है, और जब हार्त ऋषि मर गए थे उनको पुष्पक विमान लेने के लिए आया था। पुष्पक विमान ले जा रहा था, मुंह में उनके पान था। उनकी आत्माएं बोलने लगी। इतिहास कहता है, कहा कि बप्पा रावल बेटा, मैं मेरे मुंह में पान खा रहा हूं और मुंह खोल, अगर तूने ये पान ले लिया तेरे मुंह में तू अमर हो जाएगा। लेकिन बप्पा रावल ने मुंह में पान नहीं लिया और वह पान का थूक जमीन पर आगे गिर गया। हार्त ऋषि ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वरदान देता हूं, जहां थूक गिरा है वह पूरी भूमि पर तेरा ही वंशज रहेगा, तेरा ही राजवंश रहेगा। जब तक इतिहास रहेगा गोयल वंश, मेवाड़ वंश रहेगा। बप्पा रावल सोचने लगे, गुरुजी कह तो गए, अब क्या हुआ? सो रहे थे, रात्रि को स्वप्न में कहा हार्त ऋषि ने, बेटा आश्रम के पीछे खुदाई कर। स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हुई हैं, 16,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खुदाई करवाई और बप्पा रावल ने उनको जनता को बांटा। जनता पूरी पैसे के दम पर हो गई और राजा बन गया। कौन? बप्पा रावल। इतिहास में राजा बन जाता है किसके आशीर्वाद से? आशीर्वाद से बन गया राजा। कौन बन गया? बप्पा रावल बन गया। बप्पा रावल आशीर्वाद से, हार्त ऋषि के आशीर्वाद से बन गया और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए।
सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए और इसने अपनी पहली राजधानी नागदा बनाई। कौन सी बनाई? यानी कि इसने अपनी पहली राजधानी बनाई थी, कौन सी? नागदा। बप्पा रावल ने अपनी पहली राजधानी नागदा बना दी। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी को खुरासान के युद्ध में अंतिम मौर्य शासक मान को हराया। और खुरासान की भी उपाधि धारण कर ली। कौन है? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी को खुरासान के युद्ध में अंतिम मौर्य शासक किसको हरा दिया? मौर्य मान को हराया था। इसे इन्हें नागवट प्रथम की भी उपाधि धारण की थी। मेवाड़ के किस राजा ने नागवट प्रथम की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन सा था? बप्पा रावल था। और इसने सिंध को जीता। इतिहास कहता है कि ये बप्पा रावल 32 हाथ का दुपट्टा रखता, 16 हाथ की धोती, और कहते हैं 2 बकरों की बलि लगती थी, बप्पा रावल देता था। और इसकी तलवार का वजन था 115 ग्रेन। 115 ग्रेन था। किसकी तलवार का? बप्पा रावल की तलवार का था। पहली राजधानी कौन सी बनाई? नागदा बनाई थी बप्पा रावल ने। खुरासान के युद्ध में अंतिम मौर्य शासक मान को हरा दिया। इतिहास कहता है कि बप्पा रावल ने 18 अंतरराष्ट्रीय विवाह किए बप्पा रावल ने। तो राजस्थान का पहला कौन सा राजा था जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया? बप्पा रावल। और इंडिया में आ जाए तो कौन ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हेलेना से, कालनेरिया से किया। इसके बाद राजा हुआ अल्हट, जिसने अपनी राजधानी आहड़ बनाई। राजधानी। और इसकी पत्नी का नाम था हरिया देवी। इन दोनों ने मिलकर उदयपुर में बराह भगवान का मंदिर बनवाया। मंदिर राजस्थान में बराह भगवान के 2 मंदिर हैं। एक मंदिर है पुष्कर में और एक मंदिर है उदयपुर में। कौन है? अल्हट ने बनवाई। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्हट ने। अपनी राजधानी कौन सी बनाई? आहड़ बनाई। पत्नी का नाम क्या था? हरिया देवी था, जिसने देखा जाए तो बराह भगवान का मंदिर बनवाया। इसके बाद इसमें मुख्य राजा हुआ था जयत्र सिंह। प्रमुख राजा में जयत्र सिंह हुआ, जिसने नाडौल के राजा उदय सिंह को हराया। कौन है? जयत्र सिंह ने। नाडौल के राजा किसको हराया था? यानी कि नाडौल के राजा उदय सिंह को हराया था, जयत्र सिंह ने हराया था। और इसने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था। किस वंश का था?
गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश किस वंश का था? गुलाम वंश का था। और यानी कि इसने भूताला के युद्ध में 1226 ईस्वी को इल्तुतमिश को हरा दिया। नाडौल के राजा को जब हराया तो नाडौल के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। और तेज सिंह के शासन में चित्रकला प्रारंभ हुई। श्रावक प्रतिकर्मी सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना हुई। कमल चंद ने की। ताड़पत्र पर संस्कृत भाषा में पहला ग्रंथ है ताड़पत्र पर। तेज सिंह ने चित्रकला प्रारंभ हुई तेज सिंह के समय, और श्रावक प्रतिकर्मी सूत्रचूर्णी ग्रंथ की रचना हुई ताड़पत्र पर। कमल चंद इसका लेखक था, संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई बेटाओ। अब बात आती है कि इस वंश में एक राजा होता है समर सिंह, और समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रतन सिंह। कुंभकर्ण और रतन सिंह था। कुंभकर्ण ने नेपाल में गोयल वंश की नींव रखी। गोयल वंश की नींव रखी। कौन है? कुंभकर्ण। रतन सिंह 1301 से 1303 तक राजा बनता है। इतिहास में रतन सिंह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटाओ कि जो रतन सिंह था इसकी पहली पत्नी का नाम था रतन सिंह की एक पत्नी का नाम था पद्मनी और एक पत्नी का नाम था रानी रत्नावती। रानी नागमती। तो रतन सिंह की कितनी पत्नी थी? इतिहास में आपको आ जाए तो रतन सिंह के देखा जाए तो दो पत्नी थी जिनके नाम थे, यानी कि एक का नाम पद्मिनी था, एक का नाम था रानी नागमती। इसे पतिव्रता नारी कहते हैं। मेवाड़ की रानी रत्नावती की कहानी आती है, यानी कि पद्मिनी की। पद्मिनी सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। इतिहास कहता है कि इतनी सुंदर रानी थी कौन? पद्मिनी, कि जब पानी पीती तो गले में होके पानी दिखता था। पद्मिनी के बारे में अत्यधिक सुंदर थी ये। इधर मलिक मोहम्मद जैसी
जायसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य के अनुसार एक हीरामन तोता, जिसे आजकल हम गागरोनी तोता कहते हैं, झालावाड़ में मिलते हैं हीरामन तोता। मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि हीरामन तोता उड़ता हुआ सीधा मेवाड़ आता है और मेवाड़ में रतन सिंह के पास आता है और रतन सिंह से, मलिक मोहम्मद जायसी कहता है जिसने पद्मावत की रचना की थी 1540 ईस्वी में, रतन सिंह से रानी पद्मिनी के बारे में, सुंदरता के बारे में बखान करता है कि महाराज इतनी सुंदर रानी है, इतनी सुंदर राजकुमारी है कि महाराज अगर देखोगे तो आज तक कोई ऐसी सुंदरता रूप रानी कोई नहीं देखी। और रतन सिंह सिंगल द्वीप पहुंच जाता है और सिंगल द्वीप में इतिहासकारों के अनुसार 12 वर्ष तक इंतजार करता है। बारह वर्ष तक इंतजार करता है कौन? रतन सिंह पद्मिनी के लिए। तो प्रश्न हमारा बन गया, एक दिन गंधर्व सेन ने कहा बेटी पद्मिनी आप बड़ी हो गई हो, वर देखने के लिए जाएं, मैं तुम्हारा स्वयंवर रचा देता हूं और जो स्वयंवर में तुमसे विवाह करेगा उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इतिहासकार कहते हैं कि रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में मारा था, मारकर पद्मिनी से विवाह किया था। किसको? मलखान सिंह को मारकर पद्मिनी से विवाह किया था। कौन है? रतन सिंह। और रतन सिंह सिंगल द्वीप से मेवाड़ की ओर आता है, लेकिन पद्मिनी के साथ दो व्यक्ति आते हैं, गोरा और बादल। गोरा पद्मिनी का चाचा था, बादल पद्मिनी का भाई था। दोनों चाचा भतीजे हो गए। दोनों क्या हो गए? चाचा भतीजे हो गए। दोनों मेवाड़ की ओर आते हैं और रतन सिंह के दरबार में आ जाते हैं। रतन सिंह राजा बन जाता है। 1301 से 1303 तक राजा रहता है रतन सिंह। रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि एक दिन राघव चेतन की नजर पद्मिनी पर चली गई। सोचा कि पद्मिनी इतनी सुंदर रानी है, अगर इससे मेरा विवाह होता तो ठीक होता। पता लग गया रतन सिंह को और राघव चेतन को बुलाया। महाराज 12 वर्षों में लाया हूं, आप क्या कर रहे हो? इसको क्यों ले जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता महाराज। और राघव चेतन को निकाल दिया दरबार से। दरबार से निकाल दिया। किसको? राघव चेतन को निकाल दिया दरबार से। और ये पहुंच गया दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास। खिलजी के पास पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी से कहा महाराज पद्मिनी इतनी सुंदर है, अगर उसकी सुंदरता देखोगे तो आपके इतिहास में जितनी रानी हुई हैं सब व्यर्थ है। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अलाउद्दीन राघव चेतन के बार बार कहने पर मेवाड़ की ओर आता है और इसने आते ही
चित्तौड़गढ़ किले का घेरा डाल दिया, किले का घेरा डाल दिया। आठ महीने तक घेरा रहा। प्रश्न बन गया हमारा। अलाउद्दीन ने कहा महाराज हम तो पद्मिनी की एक झलक देखना चाहते हैं, है कितनी सुंदर है महाराज। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि रतन सिंह ने दुर्ग के अंदर एक तालाब बनवा दिया, उसमें पानी भर दिया, इधर महल था, इधर शीशा था, और महल के पीछे गुप्तचर रास्ता था। पद्मिनी खड़ी हो गई महल पर और शीशे में परछाई गई और शीशे की परछाई पानी में आई। इतनी सुंदर परछाई को देखकर मोहित हो गया। कौन? अलाउद्दीन। अब टेंशन में हो गया, अब कैसे मिले। अब तक तो नहीं देखी तो कोई टेंशन नहीं थी, अब तो देखो ली इतनी सुंदर, दीवाना हो गया अलाउद्दीन खिलजी। सोचा, सैनिकों से कहा कि देखो तो सही कहां है सारे शहरों में कि महाराज गुप्तचर ले गए पद्मिनी को। तो अलाउद्दीन ने एक दिमाग में सोचा, क्यों नहीं मैं रतन सिंह से महल से बाहर छोड़ने की कहूं और मैं रतन सिंह को अपहरण करके ले जाऊंगा तो पद्मिनी को बाद में मेरे पास आना पड़ेगा। ऐसा ही किया अलाउद्दीन ने क्या किया, रतन सिंह से कहा महाराज आप मुझे महल से बाहर छोड़ो। जैसे ही महल से बाहर छोड़ने के लिए गया, अलाउद्दीन रतन सिंह का अपहरण करके ले गया। अपहरण हो गया। तो मेवाड़ के किस राजा का अपहरण हुआ? रतन सिंह का। अब टेंशन में कौन? पद्मिनी। और कौन? गोरा बादल। दोनों टेंशन में थे। अलाउद्दीन ने पत्र लिखा गोरा बादल को, पद्मिनी को दे जाओ, रतन सिंह को ले जाओ। इन्होंने एक तरकीब सोची कि फंस तो गए लेकिन एक गेम खेलते हैं। इन्होंने कहा महाराज हमारी रानी ऐसी वैसी नहीं है, आपको 1600 पालकियां भेजनी पड़ेंगी और हम चाहते हैं कि हर पालकी में सोना गहना आभूषण हथियार सब आने चाहिए, वस्त्र आने चाहिए, और हम आपको एक बड़ा ऑफर देंगे, नई साल का तोहफा देंगे। एक के साथ 1599 फ्री देंगे। इस बात को सोचकर अलाउद्दीन ने कहा सैनिकों से कि जाओ ले जाओ, सोना गहना हथियार आभूषण जो चाहिए वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 पालकी आ गई मेवाड़ की ओर। गोरा बादल ने अलाउद्दीन के सैनिकों से कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं। कि बताओ महाराज कौन सी हैं? कि पहली शर्त हमारी रानी और दासी आपको कोई चेहरा नहीं दिखाएगी। दूसरी शर्त हमारे कुछ सैनिक जाएंगे राजा रतन सिंह को लेने के लिए। कि ठीक है महाराज। तो सबसे बड़ी पालकी में पद्मिनी बन गया कौन? बादल। दूसरी पालकी में बैठ गया गोरा, अन्य पालकी में सैनिक हो गए। और अलाउद्दीन के सैनिक खुश थे कि हम ले जा रहे हैं पद्मिनी को। चलो रे डोली उठाओ पिया, रात मिलन की आई रे। यो पता नहीं है कि सभी पुरुषों को ले जा रहे हैं। इधर दिल्ली की सीमा आई, मचल गई पद्मिनी। पद्मिनी कौन बनाए? बादल। ना मैं तो ना जाऊं दिल्ली मंदिर। अलाउद्दीन के सैनिकों ने कहा महारानी क्यों? कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं रतन सिंह से मिलना चाहती हूं एक बार और। कह दो महाराज से। अलाउद्दीन के पास सैनिक पहुंचे कि महारानी की अंतिम इच्छा है राजा रतन सिंह से मिलने की, कि मिला दो, अंतिम बार और मिला दो। जैसे ही रतन सिंह दिल्ली से बाहर आया, रतन सिंह पहचान गया गोरा बादल को। गोरा बादल रतन सिंह को भगा कर ले गए। अलाउद्दीन टेंशन में, कहां तो 1600, कहां एक भी नसीब नहीं हुई।
और अलाउद्दीन अमीर खुसरो कहता है खजानुल फतेह में, अमीर खुसरो कहता है खजानुल फतेह में, क्या कहता है कि अलाउद्दीन ने 1303 को इतना भयंकर आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर कि रतन सिंह और गोरा बादल शहीद हो गए। अलाउद्दीन जैसे ही चित्तौड़गढ़ किले की चढ़ाई करता है, अंदर जाता है, पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ अग्नि जौहर कर लिया। इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना गया। इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन टेंशन में आ गया और अलाउद्दीन ने क्या किया, अत्यधिक धन चित्तौड़गढ़ में बांट दिया। चित्तौड़गढ़ के शिलालेख पर अलाउद्दीन को संसार का रक्षक एवं ईश्वर की छाया कहा गया। और अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया खिजराबाद। और अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर राजा बना दिया अपने पुत्र खिज्र खां को राजा बना दिया। 1303 से 1313 तक राजा रहता है कौन? खिज्र खां। उस समय दिल्ली में अलाउद्दीन के पुत्रों में आपसी विरोध हो गया राजगद्दी की खातिर, और खिज्र खां ने सोचा कि चित्तौड़गढ़ के चक्कर में दिल्ली चली जाएगी। और खिज्र खां ने क्या किया, मूछाला मालदेव को चित्तौड़गढ़ की कमान दे गया, जो 1313 से 1326 तक राजा रहता है। मूछाला मालदेव कौन था? मूछाला मालदेव जालौर का था, कानड़ देव का भाई था। जब अलाउद्दीन ने 1311 पर अटैक किया था जालौर पर, उस समय कानड़ देव के साथ धोखा उसके पुत्र मूछाला मालदेव ने किया। और यहां पर मेवाड़ में गोहिल वंश पे ब्रेक लग जाता है, और गोहिल वंश में जब ब्रेक लग जाता है तो उसके बाद यहां पर महाराणा हम्बीर देव 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं। जो अरि सिंह का पुत्र था, जिसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।